गुप्तों राजनीतिक इतिहास में गुप्तों तक की बात हो गई थी। गुप्तों के ध्वंसावशेष पर कौन से राज्य गठित होते हैं, क्योंकि गुप्त तो एक बड़ा साम्राज्य है। तो उस साम्राज्य के बाद मगध क्षेत्र पर किसका शासन रहता है, कनौज पे किसका शासन है, या बल्भिक क्षेत्र पर किसका शासन है। तो यहाँ गुप्तों के ध्वंसावशेष पर जो शक्तियाँ उभर के सामने आती हैं वो आपके बल्भी के मैत्रक हैं। बल्भी के मैत्रक, यहाँ से कुछ सवाल आपके बनते हैं। वैसे ही आपके कनौज के मौखरी, कनौज के मौखरी। तो गुप्तों के ध्वंसावशेष, जो गुप्तों के ध्वंसावशेष पर जो शक्तियाँ उभर के आईं उनमें से बल्भी क्षेत्र में मैत्रक हैं, कनौज क्षेत्र में मौखरी हैं, मगध, खुद मगध क्षेत्र में, मगध में कौन है, उत्तर गुप्त, उत्तर गुप्त। ठीक, इसके बाद साथ ही हूण है और आपके मालवा का यशोवर्मन, यशोवर्मन या धर्मन। तो ये कुछ मुख्य शक्तियां हैं। इसमें हम लोग हूणों की बात पहले करें, क्योंकि हूणों का संघर्ष गुप्तों के काल से शुरू हो जाता है। हूणों की जो, हूणों को आप जानते हैं कि हूण कहाँ से आए। हूण आपके उत्तरी चीन से आते हैं और कुषाणों के पीछे पीछे लगे हैं। इन्हीं के आक्रमण से कुषाण उस क्षेत्र को, निगसिया क्षेत्र को छोड़ के आए आगे, और इनके पीछे पीछे हूण लगे हैं। हूणों की दो शाखाएं हो गई। दो शाखाएं कौन कौन सी हो गई, हूणों की दो शाखाएं हो गई। एक शाखा जो है पश्चिम की तरफ चली गई, रोम साम्राज्य का विध्वंस की, और एक शाखा आपके आक्सस नदी में आकर बस गई, आक्सस नदी घाटी में आकर बस गई। यही शाखा भारत पर बार बार आक्रमण कर रही है। भारत पर आक्रमण करने वाली यही शाखा है। इस शाखा को पश्चिमी शाखा बोला जाता है और इस शाखा को पूर्वी शाखा बोला जाता है। इसको पूर्वी शाखा बोला जाता है। इन्हीं पूर्वी शाखा के हूणों को एफ्थलाइट, एफ्थलाइट, थलाइट भी बोला जाता है। इन्हीं को श्वेत हूण भी बोला जाता है। इन्हीं को श्वेत हूण भी बोला जाता है। पूर्वी शाखा के जो हूण हैं इन्हें एफ्थलाइट बोला जाता है। इन्हीं को श्वेत हूण भी बोला जाता है। इनको श्वेत हूण किसने बोला है, तो कासमस ने बोला है। कासमस 506वीं शताब्दी के मध्य में वो भारत के पश्चिमी तटों के पश्चिमी तट पे आया था और उसने कहा कि उत्तर भारत में श्वेत हूणों का राज्य है और गोल्लास इसका शासक है। उसने क्या किया है, मध्य भारत के एक नगर पर अधिकार कर लिया। तो वह मिहिरकुल की बात कर रहा था। हूणों का सबसे पहले आक्रमण आप जानते हैं कि सबसे पहला हूण आक्रमणकारी कौन था, तो सबसे पहला हूण आक्रमणकारी इसकी बात हो चुकी है, खुशनेवाज है। खुशनेवाज सबसे पहला हूण आक्रमणकारी है। किसके काल में यह आक्रमण हुआ, खुशनेवाज सबसे पहला हूण आक्रमणकारी है। इसने किसके काल में आक्रमण किया, नरसिंहगुप्त बालादित्य के काल में किया कि अस्कंदगुप्त के, अस्कंदगुप्त के काल में इसने सबसे पहला आक्रमण किया। और इस आक्रमण का उल्लेख अस्कंदगुप्त के दोनों अभिलेखों से होता है, भीतरी से भी और जूनागढ़ अभिलेख से भी। भीतरी अभिलेख में कहा गया है कि हूणों के विरुद्ध जब स्कंदगुप्त जा रहा था तो पृथ्वी जो है कांप उठी। मतलब यह इतना भयंकर युद्ध था कि जब स्कंदगुप्त जा रहा था इनसे युद्ध करने तो पृथ्वी कांप उठी, इस तैयारी से जा रहा था। और इसमें कहा गया है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया और हूण उसका यशगान करते हुए लौट गए। ठीक, तो यहाँ आपका पहला आक्रमण खुशनेवाज के नेतृत्व में होता है। दूसरा जो आक्रमणकारी है वो तोरमान है। हूणों का जो दूसरा शासक है वह तोरमान है और इसका लेख एरण से मिला है। एरण लेख इसका, यह एक वाराह प्रतिमा पर, वाराह
प्रतिमा पर अंकित है, प्रतिमा पर अंकित है यह एरण लेख, और इसी तरह से इसका एक लेख पंजाब से भी मिला है। इसका एक लेख पंजाब से मिला है और एक लेख एरण से मिला है। तो एरण लेख मिलने का मतलब है कि मध्य भारत तक, मध्य प्रदेश क्षेत्र, यहाँ विंध्य तक इसने आक्रमण किया, यहाँ इसने अधिकार कर लिया होगा। एरण से आप गुप्तों के समय के भी लेख प्राप्त करते हैं। बुद्धगुप्त का एक 500 ईस्वी का लेख मिला हुआ है और यहीं से 510 ईस्वी का एक लेख भानुगुप्त का मिला हुआ है, जिसमें आपके सबसे पहला जो एरण अभिलेख है, इसी में सबसे पहले सती प्रथा संबंधी अभिलेखीय साक्ष्य था। तो वहाँ बुद्धगुप्त का जो सामंत है उस क्षेत्र में वो विष्णुगुप्त है, और यहाँ बताया गया है कि तोरमाण का इस क्षेत्र में जो सामंत है वो धान्यगुप्त है। दोनों भाई थे। तो यहाँ इस लेख में, इस क्षेत्र में इसका जो तोरमाण का सामंत है कौन है? धान्यगुप्त है। और इसी क्षेत्र में बुद्धगुप्त का जो इसके पहले का लेख मिला है उसमें कहा गया है कि यहाँ उसका सामंत बुद्धगुप्त का कौन था? बंधुगुप्त था। तो ये धान्यगुप्त और बंधुगुप्त दोनों भाई हैं। एरण तोरमाण के समय यह इसकी अधीनता स्वीकार कर लिया होगा, इसलिए इसको शासक बना दिया गया। जो भानुगुप्त का लेख है उससे यह प्रतीत होता है, उसमें आपने देखा था कि गोपराज उसका मित्र मारा गया था। उस लेख को स्वतंत्रता संग्राम, उसमें उस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है, लेकिन भानुगुप्त का क्या हुआ यह उसमें नहीं बताया गया है। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि हो सकता है भानुगुप्त भी इस युद्ध में मारा गया हो और तोरमाण ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया हो, तभी उसने एरण लेख जारी करवाया था। ठीक, तो यहाँ तोरमाण का यहाँ तक अधिकार है। फिर कुछ ग्रंथ आपके बताते हैं कि तोरमाण का मगध, काशी, प्रयाग इस पर भी प्रभाव था। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार जो तोरमाण का प्रभाव है वह मगध, काशी तक भी है। यानी यहाँ आपका पंजाब से लेकर एरण तक, विंध्य तक तो इसका अधिकार है और इसका प्रभाव आपका यहाँ भी है। यह प्रभाव किस पे होगा? यह प्रभाव इस समय पाटलिपुत्र मगध पे शासक कौन है? नरसिंहगुप्त बालादित्य है। और ह्वेनसांग क्या कहता है? ह्वेनसांग कहता है मिहिर कुल के समय इसका जो उत्तराधिकारी है, इसके बाद कौन शासक बना? मिहिर कुल। इसके बाद इसका शासक बना मिहिर कुल। इसके सिक्के भी मिलते हैं, इसकी कुछ मुद्राएं भी मिली हैं पंजाब क्षेत्र से, और उधर से इसके कुछ सिक्के भी मिलते हैं तांबे के। तो इसका क्षेत्र प्रमाणित होता है। तोरमाण का उत्तराधिकारी कौन है? मिहिर कुल। ह्वेनसांग क्या कहता है? ह्वेनसांग कहता है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को कर देना बंद कर दिया था, इसलिए मिहिर कुल ने उस पर आक्रमण किया। यानी पहले नरसिंह बालागुप्त उसकी अधीनता स्वीकार करता होगा। यानी यह जो मगध पे प्रभाव इसका बताया जा रहा है, इसी के समय से मगध के शासक इसकी अधीनता स्वीकार करते थे, इसको कर आदि देते होंगे, और वही कर यह मिहिर कुल के काल में यह वसूलने का प्रयास किया होगा। लेकिन यह एक आतताई शासक है, इसलिए बौद्धों का घोर विरोधी है, इसलिए नरसिंहगुप्त बालादित्य ने कर देना बंद कर दिया था, क्योंकि नरसिंहगुप्त बालादित्य बौद्ध मतानुयायी हैं। लेकिन उस युद्ध हुआ, इसने आक्रमण किया। मिहिर कुल का जो अभिलेख मिलता है कहाँ से मिलता है? मिहिर कुल का अभिलेख ग्वालियर से मिला है। इनका अभिलेख एरण से मिलता है, पंजाब से मिलता है, और इनका अभिलेख मिहिर कुल का ग्वालियर से मिला है। तो जब इन दोनों में युद्ध हुआ, नरसिंहगुप्त बालादित्य और मिहिर कुल के बीच, तब हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय में हम लोगों ने देखा था, नरसिंहगुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित कर दिया, इसे बंदी बना लिया। लेकिन अपनी माता चंद्रदेवी के कहने पर उसने इसे मुक्त कर दिया। यह भागकर कश्मीर गया। कश्मीर के शासक ने इसे शरण दिया, वहाँ उसकी भी हत्या कर दिया और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। कल्हड़ कहते हैं कि मिहिर कुल ने कश्मीर में एक शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। मिहिर कुल शैव मतानुयायी है, इसने एक शैव मंदिर का निर्माण कश्मीर में करवाया था। यानी नरसिंहगुप्त बालादित्य ने पराजित किया, पराजित होने के पश्चात यह कश्मीर भाग गया, वहाँ के राजा ने इसे शरण दिया, और अंत में यह इतना कृतज्ञ निकला कि उसकी भी हत्या करके कश्मीर पर अधिकार कर लिया। यहाँ मालवा क्षेत्र में एक शासक यशोधर्मन,
530 ईस्वी के आसपास एक तरह से उल्का की भांति औलिकर वंशी शासक हैं, उल्का की भांति आते हैं राजनीतिक पटल पे। और उनका जो मंदसौर लेख है, यशोधर्मन का जो मंदसौर लेख है, इसमें वो बड़े बड़े युद्ध जीतने का दावा करते हैं। और इसमें उन्होंने दावा किया कि मिहिरकुल जिसको किसी ने पराजित नहीं किया था उसको हमने पराजित किया और उसके बाल में लगे हुए पुष्पों से अपने पैर की पूजा करवाई। यानी उसको पराजित करना कवि की प्रशस्तिकार की अपनी भाषा है। तो यानी कुल मिला के अर्थ है कि यशोधर्मन ने भी मिहिरकुल को पराजित किया। और इस मंदसौर अभिलेख में कहा गया है कि सबसे पहले पराजित किया, लेकिन यह बात अतिशयोक्ति है। मिहिरकुल को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मिहिरकुल को सबसे पहले नरसिंहगुप्त बालादित्य ने पराजित किया, उसके बाद यशोधर्मन ने पराजित किया। ठीक, तो अगर कहा जाता है कि मिहिरकुल को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो नरसिंहगुप्त बालादित्य पराजित करते हैं, उसके बाद यशोधर्मन पराजित करते हैं। जब इसी अभिलेख में कहा गया है कि वह इस समय कहाँ का? कश्मीर का शासक था। कश्मीर कब गया था? नरसिंहगुप्त बालादित्य से पराजित होने के पश्चात भाग के गया था। यानी पहले नरसिंहगुप्त बालादित्य ने पराजित किया, फिर जो है यशोधर्मन ने पराजित किया। ठीक, यशोधर्मन की उपलब्धियां मंदसौर अभिलेख से देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है वो मिहिरकुल को पराजित करने की है। मिहिरकुल को और जो गुप्तों का शासन था इस क्षेत्र में, गुप्तों के शासन को समाप्त करने में एक प्रमुख भूमिका इस यशोधर्मन की भी थी। तो यहाँ से जब ये मिहिरकुल चला गया तो एक तरह से यशोधर्मन और नरसिंहगुप्त बालादित्य ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था कि हूणों जैसे आताताइयों को भगा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हूणों का आक्रमण फिर दोबारा नहीं हुआ, बार बार इनका आक्रमण होता है। कई राजपूत राजवंशों ने इनका सामना किया है। चूँकि ये मालवा क्षेत्र में जो हूण बचे थे, यहाँ ये मालवा क्षेत्र में आकर बस गए, इसीलिए इस क्षेत्र को हूण मंडल बोला जाता है। हूण मंडल कौन सा क्षेत्र है? हूण मंडल मालवा क्षेत्र है। मालवा का क्षेत्र हूण मंडल क्षेत्र है। ठीक, अगर कहा जाए कि हूण मंडल कौन सा क्षेत्र है तो मालवा का क्षेत्र है। ये बार बार उभरने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अनेक शासकों ने इनका दमन करने का प्रयास किया। जैसे मौखरी नरेश ईशान वर्मा को भी अवसर लेख में कहा गया है कि वो हूणों का विजेता है, हूणों को उसने पराजित किया था अवसर लेख में ईशान वर्मा। वैसे ही आदित्य वर्मा को भी उसी मौखरी वंश के आदित्य वर्मा के संदर्भ में भी कहा गया है कि उसने भी हूणों को पराजित किया। आप जब वर्धन वंश में चलें तो वहाँ प्रभाकर वर्धन हर्षचरित में जो उल्लेख मिलता है कि प्रभाकर वर्मन के समय हूणों का आक्रमण हुआ और प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से युद्ध करने के लिए भेजा और राज्यवर्धन ने हूणों को पराजित किया। तो राज्यवर्धन को हर्षचरित में क्या कहा गया है? प्रभाकर वर्धन को क्या कहा गया है? हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान उसे कहा गया है। ऐसे ही आपके जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं महेंद्रपाल प्रथम, वो भी हूणों को पराजित करते हैं और ऊना लेख में बताया गया है कि उन्होंने पृथ्वी को हूणों से मुक्त किया। ठीक, ऐसे ही पाल शासक देवपाल को भी हूण विजेता बताया गया है कि हूणों को उन्होंने हूणों के गर्भ को चूर्ण किया था। ऐसे ही आपके जो प्रतिहार वंशी शासक हैं, परमार वंशी शासक शीयक द्वितीय के संदर्भ में पद्मगुप्त की जो नौशाह सांक चरित है उसमें कहा गया है कि उसने हूण राजकुमारों की हत्या कर दी और उनके रनिवासों को वैंधव गृह में बदल दिया। हूण राजकुमारों की, सभी राजकुमारों की हत्या करके उनके रनिवासों को वैंधव्य गृह में परिवर्तित कर दिया। वैसे ही आपके कलचूरी शासक कर्ण, खैरागढ़ लेख में कहा गया है कि कलचूरी शासक कर्ण ने भी हूणों को पराजित किया और
उसी कर्ण ने एक हूण कन्या आवल देवी से विवाह भी कर लिया। हूण कन्या आवल देवी से विवाह भी खैरा अभिलेख में कहा गया है कि वो हूण कन्या आवल देवी से विवाह कर लिया। यानी अब वो जो हूण हैं उनके साथ अब भारतीय राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहे हैं। यानी एक तरह से उनका अब भारतीयकरण हो गया। यानी 10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते हूणों का भारतीयकरण हो गया। और इसीलिए टाड कहते हैं कि जो है राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई। हालांकि यह मत पूर्णतया सत्य नहीं है, लेकिन इस तरह के मत आने लगे। हूणों का प्रभाव क्या पड़ा भारत पे आक्रमण का, या इन आक्रमणों का प्रभाव ये पड़ा कि राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई। साथ में जो इधर से व्यापारिक गतिविधियां थीं वो प्रभावित हुई। मेहुर कुल को बहुत ही आताताई शासक माना जाता है, वह बौद्धों का घोर विरोधी है। तो उसने माना जाता है कि इसी क्षेत्र में गांधार क्षेत्र में ही लगभग 1600 बिहारों को नष्ट किया था। तो इस तरह से कुछ सांस्कृतिक जो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर थे उसको भी नष्ट किया। इस मेहिर कुल को कल्हड़ ने क्या कहा है? कल्हड़ ने ही बताया कि ये कश्मीर में क्या किया है, एक शैव मंदिर का निर्माण किया है। और यह बौद्ध धर्म का घोर विरोधी है। जैन जो ग्रंथ है इसे दुष्टों में प्रथम कहते हैं। जैन ग्रंथ इसे मेहिर कुल को ही दुष्टों में प्रथम कहते हैं। तो इन हूणों संबंधी जो कुछ कथन हैं उन कथनों को ध्यान रख लें, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो हूणों के संदर्भ में अभी तक आपने जो युद्ध देखा वो तो ठीक है। अब अवसर लेख में किसे हूण विजेता बताया गया है? अवसर लेख में मौखरी शासक कौन है? ईशान वर्मा को हूण विजेता बताया गया है। ठीक, इसी प्रकार प्रभाकर वर्धन को हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान बताया गया है। सिंह के समान बताया गया है। ठीक, ऐसे ही आपके ऊड़ा लेख में गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को क्या बताया गया है कि इसने पृथ्वी को हूणों से मुक्त किया। ठीक, देवपाल को क्या बताया जा रहा है? पाल वंश का शासक देवपाल के विषय में कहा जा रहा है कि इसने हूणों के गर्व को चूर्ण किया। ठीक, प्रतिहार शासक जो शांकचरित पद्मगुप्त की जो रचना है इसमें बताया जा रहा है कि शीयक द्वितीय ने हूणों के राजकुमारों की हत्या कर दी। राजकुमारों की हत्या कर इनके रनिवासों को वैंधव्य गृह में परिवर्तित कर दिया। ठीक, तो अगर ये पूछा जाता है कि किसने वैंधव्य गृह में परिवर्तित किया था तो शीयक द्वितीय ने। इसके बाद भी प्रतिहार वंश के अन्य शासकों का भी हूणों के साथ संघर्ष हुआ। तो ये आपके हूणों का प्रभाव, आप राजनीतिक प्रभाव था ही, इनका आर्थिक प्रभाव भी है और सांस्कृतिक प्रभाव भी है। अंत में इनका भारतीयकरण हो गया। जो कलचुरी शासक हैं, कलचुरी शासक कौन? कर्ण ने हूण राजकुमारी आवल देवी से विवाह किया।
अवल देवी से विवाह कर लिया किसने? कर्ण ने, कलचुरी शासक कर्ण ने। ठीक, तो ये आपका हूणों से संबंधित कुछ बातें रही। अब यशोधर्मन के बारे में आप देख ही लिए कि वह 530 ईस्वी के आसपास उल्का की भांति आया राजनीतिक परिदृश्य में और उसने मिहिरकुल को पराजित किया, इधर मगध क्षेत्र तक आक्रमण किया। हालांकि उस मंदसौर अभिलेख में बहुत पूरे यहाँ पूर्वी तट और यहाँ से लेकर हिमालय से लेकर आपके नीचे सागर तक के क्षेत्र पर अधिकार की बात की जाती है, लेकिन वो अतिशयोक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण उसकी जो उपलब्धि है वो मिहिरकुल को पराजित करने की और इस क्षेत्र से गुप्तों के शासन को समाप्त करने की उसका लेख मंदसौर लेख है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, हूणों का जो ये जो राजधानी है मिहिरकुल के समय, इनकी राजधानी जो मिहिरकुल है, मिहिरकुल के समय हूणों की राजधानी आपकी शाकल थी। शाकल यानी श्यालकोट, श्यालकोट। ठीक, तो मिहिरकुल के समय इनकी राजधानी शाकल थी। हूणों को जैन ग्रंथ क्या कहते हैं? दुष्टों में प्रथम, दुष्टों में प्रथम कहते हैं इसे। मिहिरकुल क्या है? शैव मतानुयायी है, शैव मतानुयायी है और किसका घोर विरोधी है? बौद्धों का घोर विरोधी है, बौद्धों का घोर विरोधी है। ठीक, तो अब गुप्तों की जो